आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। मैं हूं इमरान खान, आपके साथ इस वक्त हैं आप जी सलाम के साथ। जेएनयू नारेबाजी मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है और चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य, साथ ही शहला राशिद समेत कई कश्मीरी तलबा के नाम भी शामिल हैं। चार्जशीट में 124A, 147 और 149 जैसी दफात शामिल हैं, जिसके तहत अगर इल्जाम साबित हुआ तो उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। 1400 सफात की चार्जशीट में मामले में सबूत के तौर पर जाए वकू से कई वीडियो फुटेज जो कि सीबीआई की CFSL जांच में भेजे गए थे और उसके बाद उनके नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, इसके अलावा मौके पर मौजूद कई लोगों के बयान और खासतौर से मोबाइल फुटेज, फेसबुक पोस्ट, बैनर पोस्टर वगैरह शामिल हैं और इस मामले में करीब 30 और लोग मुश्तबा पाए गए थे, लेकिन उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। तो ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था। जी मीडिया के फुटेज का भी इस्तेमाल किया गया है, उसे भी सबूतों की बिना बनाया गया है। जी हाँ, ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था और उसके बाद कन्हैया कुमार को खासतौर से अपोजिशन ने एक लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। राहुल गांधी ने उस वक्त उनसे जाकर के और जेएनयू में मुलाकात की थी, वहां के स्टूडेंट्स से मुलाकात की थी और यह भी खबर है कि अगर अजीम इत्तेहाद बनता है या बन रहा है तो कन्हैया कुमार भी इस अजीम इत्तेहाद से कहीं इलेक्शन लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सियासी ज्यादा बनता चला गया। अब इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है पटियाला हाउस कोर्ट में। इसको लेकर जो तमाम सबूत हैं वो पेश कर दिए गए हैं और अगर कुछ जो दफात लगी हैं, ये 9 फरवरी 2016 का मामला है, जो दफात लगी हैं वो काफी संजीदा हैं। करीब 3 साल पहले जेएनयू कैंपस में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने आज चार्जशीट दाखिल कर दी है। 9 फरवरी 2016 को दहशतगर्द अफजल गुरु की फांसी की मुखालिफत में जेएनयू में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें शामिल लोगों पर मुल्क मुखालिफ नारे लगाने का इल्जाम है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट के लिए CFSL जांच में सही पाए गए वाकये के वक्त के वीडियो फुटेज, वाकये के वक्त के मोबाइल फुटेज, वाकये पाए गए वाकये के वक्त के वीडियो फुटेज, वाकये के वक्त के मोबाइल फुटेज, वाकये से जुड़े फेसबुक पोस्ट, मौके पर मौजूद जेएनयू इंतजामिया के लोग, ABVP के तलबा से पूछताछ को बुनियाद बनाया है। जराये के मुताबिक चार्जशीट में जेएनयू के उस वक्त के स्टूडेंट यूनियन सदर कन्हैया कुमार, जेएनयू के तालिबे इल्म उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और कुछ कश्मीरी नौजवानों को मुल्जिम बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने हादसे के बाद 11 फरवरी 2016 को मुल्क मुखालिफ नारेबाजी का मामला दर्ज किया था और कन्हैया कुमार समेत दूसरे मुल्जिमीन को गिरफ्तार भी किया था। अब करीब 3 साल की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो ये मामला अब और ज्यादा आगे बढ़ रहा है और इस मामले को सियासी रंग भी काफी दिया जा चुका है। अब इसके सियासी असरात क्या निकल कर आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। कोर्ट अपना काम करेगा, CBI ने अपना काम कर दिया है। आगे देखने वाली बात होगी कि जिन दफात में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है वो कितनी संजीदा है और अगर उस पर कोई फैसला आता है या आगे कोई बात निकल कर आती है तो इन तमाम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़े हुए, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर एडवोकेट संजय के चड्ढा साहब हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और अपनी अहम राय हमारे साथ रखते हैं। सर, आपका खैर मकदम है संजय के चड्ढा साहब। और प्रोफेसर सतीश के झा साहब को भी मैंने अपने साथ जोड़ा है, सियासी तज्जियाकार है, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। अवधेश कुमार जी, सीनियर सहाफी, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और अपनी अहम राय हमारे साथ रखते हैं। सबसे पहले कानूनी पहलुओं पर नजर डालने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट संजय के चड्ढा साहब से मैं पूछना चाहूंगा। चड्ढा साहब, जिस तरह से ये पूरा मामला सुर्खियों में रहा, हम तमाम जानते हैं उसमें सियासत भी बहुत हुई। कानूनी पहलुओं की अगर हम बात करते हैं, जिन दफात के तहत ये चार्जशीट दाखिल की गई है वो कितनी संजीदा है और उनके असरात आगे आने वाले दिनों में क्या देखने के लिए मिल सकते हैं? देखिए, जहाँ तक ये दफात की बात आपने की है, ये बहुत ही सख्त है
उसमें जो सबसे अहम, जो सबसे बड़ी है वो सेडिशन की है 124, जिसमें कि उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा फोर्जरी की है, अनलॉफुल असेंबली की है विद द कॉमन ऑब्जेक्टिव, उन लोगों ने जो किया है वो। तो ये दफाएं काफ़ी सख्त हैं और काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। दो चीज़ें बहुत अहम हैं, जैसा कि आपने अपने जब बता रहे थे तब भी कहा था कि 10 जो हैं मुल्जिम बनाए हैं, वो उनके ऊपर उनको रखा गया है कॉलम 1 में, यानी कि कॉलम नंबर 1 में उनको रखा गया। उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, ऐसा कि प्रोसिक्यूशन ने कहा है। इसके अलावा तकरीबन 36 ऐसे मुलजिम हैं, जिसमें डी राजा साहब की डॉटर का भी नाम आपने जैसे बताया, उनको कॉलम 2 में रखा गया है, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहा है कि उनके खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ये लोग भी इस पूरी जो उनकी जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी कह लीजिए या प्रोसिक्यूशन का जो केस है, उसमें इन लोगों की भी पूरी योगदान था, पूरा देवर इन्वॉल्व। ये प्रोसिक्यूशन का केस है। अब ऐसी स्थिति में उन 10 लोगों के खिलाफ तो इन लोगों ने जो है पुख्ता सबूत देने की बात कही है, और उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ केस बनेगा। और जहां तक बाकी जो 36 मुल्जिमात हैं, उनके बारे में कोर्ट को यह निर्णय लेना है कि पूरे सूरत हाल में क्या ये एक्यूज बनने लायक हैं, क्या ये एक्यूज हैं, उसके बाद आगे बढ़े। यानी कि चार्ज पे बहस होगी, जहां कोर्ट के अंदर चार्ज दाखिल जब किया जाएगा, चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, उसके बाद चार्ज पे बहस करेंगे और कोर्ट जो है उस चीज को रिव्यू करेगी कि जितने भी ये जो एक्यूज हैं इनके खिलाफ केस बनता है कि नहीं, और उसके बाद आगे प्रोसिक्यूशन का केस चलेगा और डिफेंस अपने आप से उसको लेगी। और ये लोग ऐसे अगर हम इस पर बात करें कि इस तरह के मामलों में ज्यादा से ज्यादा सजा अगर होती है तो कितने वक्त के लिए होती है, किस तरह की सजा होती है, उस पर भी जरा रोशनी डालिए। देखिए, जहां तक ज्यादा से ज्यादा कई सारे हैं, जैसे 124A, इस पे सेडिशन का यह मामला है, यानी कि मुल्क के खिलाफ आपने साजिश की है, इसके लिए ताउम्र की सजा है, ताउम्र की जेल है, तो मैक्सिमम इसी में ही है। इसके अलावा 323 है हर्ट का, 471 है जिसमें फोर्जरी किया करने का भी एलिगेशन लगाया है, अनलॉफुल असेंबली का एक लगाया गया है, एक 143 एंड 149 दो सेक्शन होंगे, और इसके अलावा टोटल एक कॉन्स्पिरेसी 120B के तहत ली गई है। तो मेरे ख्याल से इसमें ताउम्र का सबसे ज्यादा है कि उम्र कैद सजा होने की। ठीक है, मैं आपके पास और आऊंगा। सर, मैं अवधेश जी के तरफ जाना चाहूंगा। अवधेश जी, इस पूरे मामले को ये मैं आपसे जरूर समझूंगा, कैसे आप देखते हैं अब जबकि इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, टाइमिंग जो है 2019 के इंतखाबात अब आने ही वाले हैं, इस टाइमिंग को क्या हम इससे जोड़ सकते हैं क्या? क्योंकि 2016 का ये पूरा मामला, हालांकि सबूत जुटाने पड़े और तमाम चीजें रहीं, लेकिन सियासी इसके अगर हम देखते हैं असरात और टाइमिंग, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जितने लोग हैं उसमें कन्हैया कुमार को छोड़ करके और कोई इसमें सियासी व्यक्ति नहीं है। कन्हैया कुमार चूंकि सीपीआई में शामिल हो चुके हैं, 2019 में वो चुनाव लड़ने की संभावना है उनके बिहार के बेगूसराय से, तो उसको आप मान, लेकिन बाकी जो इसमें आरोपी हैं, जिसमें 7 तो कश्मीर के हैं, उनका सियासत से कोई नहीं है, बाकी भी दो और छात्र हैं, अनिर्वाण और उमर खालिद, उनका भी नहीं है। तो जाहिर है कि अब चूंकि लोकसभा चुनाव का एक माहौल बन चुका है, उसकी ओर हम बढ़ चुके हैं। ऐसे समय नहीं, क्योंकि इसके बाद भी इन लोगों ने इस तरह की कई रैलियों में हिस्सा लिया, मालूम है, तो वो करेंगे उसको। लेकिन देखिए, सियासी से ज्यादा यह देखने की जरूरत है कि देश की एक बहुत ही मतलब प्रतिष्ठित, वो एकदम एक सम्मानित जो है यूनिवर्सिटी में अगर मकबूल भट्ट और अफजल गुरु के फांसी की बरसी मनाई जाती है, और उस बरसी में जो नारे लगते हैं, क्योंकि नारा किसने लगाया इस पर तो मतभेद हो सकता है, लेकिन नारे वहां साफ सुनाई दे रहे हैं, इससे तो किसी का दो राय नहीं था कि लग रहा है कितने मकबूल मारोगे हर घर में मकबूल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे हर घर में अफजल निकलेगा, भारत को एक धक्का और दो, एक रगड़ा और दो। तो ये सब जो नारे लगे थे देश के विरुद्ध, ये एक महत्वपूर्ण बात थी। मेरे लिए भी हैरान
हैरत का विषय है कि इतना बड़ा मामला जो देशव्यापी बहस का विषय बना था, जिसको लेकर के देश के बड़े बड़े नेता जेएनयू जाने लगे थे इन लोगों की गिरफ्तारी के विरुद्ध में, ऐसे मामले में पुलिस को 3 वर्ष कैसे लगा इसका आरोप पत्र दाखिल होने में? वीडियो फुटेज उस समय आ गए थे, सब कुछ आ गए थे, सीएफएसएल की रिपोर्ट भी आ गई थी। तो जाहिर है कि अगर 3 साल लगा है तो मैं मान के चलता हूं कि चलो पुलिस को इतने छूट दे दें कि शायद उन्होंने बेहतर तरीके से इसकी छानबीन की होगी या चार्जशीट दिया होगा। मेरा केवल इतना कहना है कि अगर इस मामले में साबित हुआ कि वाकई जिन 10 लोगों के नाम आए हैं कन्हैया कुमार सहित, इन लोगों ने देश विरोधी वहां नारे लगाए हैं, तो वो सारे नेता, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष हो या बाकी सीपीआई से लेके जेडीयू, जितने नेता वहां गए इनके समर्थन में, वो देश को क्या जवाब देंगे? ये बड़ा तो सवाल, इसका कोई सियासी बड़ा सवाल अगर निकलेगा तो कांग्रेस के सदर राहुल गांधी भी गए थे, दूसरे सियासी जमात के लोग भी गए थे। लेकिन फिर मैं यही चीज आपसे भी पूछूंगा सतीश जी, प्रोफेसर सतीश जी, कि टाइमिंग, जो बात अवधेश जी कह रहे हैं कि वक्त लग गया, ठीक है, सबूत जुटाने में वक्त लग गया, जी मीडिया के भी फुटेज का इस्तेमाल किया गया, उसको भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो वक्त लग गया और उसके बाद इस वक्त ये चार्जशीट दायर होती है, तो टाइमिंग में आपको क्या लगता है, कुछ सियासत है क्या? ये बिल्कुल टाइमिंग तो सस्पेक्ट है ही, और बाकी पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज देखना पड़ेगा, 3 साल पुरानी केस है जी, कानून का क्या है वो तो कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेगा। चड्ढा साहब बता ही रहे थे जो ये दफा है, जज के सामने चार्जशीट तो पुलिस सैकड़ों जमा करता है, दाखिल करता है जी, कितने चार्जशीट स्टैंड करता है नहीं करता है सबको पता है। अब सवाल है जो 3 साल ये लिए हैं, कौन सा पुख्ता केस बना है, तो कोर्ट में दिखेगा, कोर्ट में साबित होगा। लेकिन टाइमिंग ये है जो 3 साल पुरानी घटना है जी, उसके बाद जैसा कि सबको पता है मीडिया में कई तरह के टेप सर्कुलेशन में आए, बाद में ये भी सुनने में आया उसमें बहुत सारे फेक थे, कई लोगों ने जांच भी करवाया, कई मीडिया चैनल्स में जो सही टेप था और जो नकली टेप था दोनों प्ले किया गया, तो ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन सवाल है जो इलेक्शन से 4 महीने पहले दिल्ली पुलिस जो कि पॉलिटिकल कंट्रोल के भीतर वर्क करता है, उसको ये चार्जशीट देने की जरूरत पड़ गई, तो उससे एक पॉलिटिकल मैसेज तो जा ही रहा है, क्योंकि अभी आपको पता होगा जो इलेक्शन के दरमियान कई तरह के इश्यूज गर्म हैं, उसमें राष्ट्रवाद का मुद्दा भी आएगा, क्योंकि अभी खोजा जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा हर तरफ, क्योंकि इलेक्शंस का माहौल है, हर पार्टी चाहता है कोई मुद्दा खोजे, तो उसमें ये नेशनलिज्म वाला भी इशू बड़ा आसानी से मिलेगा इस चार्जशीट के थ्रू। लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शन पे, ये कहना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि अभी जो है इस मामले को 3 साल तक लोगों ने सुना, जेएनयू के बारे में एक धारणा बनी, जो जेएनयू में गैर राष्ट्रवादी शक्तियां वहां पे जमे हुए हैं, इस तरह के नारे दिए, क्योंकि इसी मामले के बाद 3 साल तक जी दोनों पक्ष से बयानबाजी हुआ, ये भी कहा गया जो उसमें बहुत सारे लोग थे मैं यहाँ पे जेएनयू के नहीं थे, क्योंकि इसी मामले के बाद जेएनयू के भीतर क्या होता है, जेएनयू के बारे में और जेएनयू की जो अंदर की सियासत होती है, वहां का जो रुझान है, वहां की जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, उसको भी लोगों ने खुल करके जाना इस पूरे मामले के बाद। और कहीं ना कहीं एबीवीपी ने या जो भारतीय जनता पार्टी के जो अनुसांगिक संगठन है उन्होंने इसको मुद्दा बनाया बड़े पैमाने पर, और जेएनयू में भी उन्होंने पूरी ताकत लगाई वहां के स्टूडेंट सिलेक्शन में। बाद में भी अगर हम देखते हैं कि जेएनयू जीत जाए या जेएनयू को फतह कर लें तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, इस तरह की बातें बनी। बिल्कुल, और उसके अलावे भी उस समय भी जब ये घटना घटी थी तो उस समय ये आरोप प्रत्यारोप हुआ था, जो वहां पे जेएनयू के जो लोग थे, जेएनयू के जो स्टूडेंट्स थे, उसके अलावे बाहर के बहुत सारे लोग आए थे। कुछ लोगों का आरोप था जो लाए गए थे, कुछ लोगों का कहना था जो नहीं वो वहां पे जमे रहते हैं अक्सर। तो तरह तरह का मुद्दा सामने आते रहा है ये 3 साल में जी। अब असली बात क्या है, पुलिस अब एक चार्जशीट लेके कोर्ट में गया है, अब कोर्ट में जज साहब इस चार्जशीट को स्क्रूटनाइज करेंगे, जो उसमें कितना जो है वो वैलिड प्रूफ है, कितना कॉग्निजेंस लेने लायक है, कितना रिजेक्ट करने लायक है। लेकिन इसका जो पॉलिटिकल टाइमिंग है वो डेफिनेटली सस्पेक्ट है। यही यदि 6 महीना पहले, 8 महीना पहले, साल भर पहले होता तो लोगों को लगता है कि नॉर्मल जो कोर्स होता है लॉ का, नहीं तो लोग, मेरा सवाल ये भी था कि लोग अब इस चीज को आसानी से समझ लेते हैं क्या, ये भी मुझे समझाइए। आसानी से समझ लेते हैं, जनता यहाँ की इतनी मूर्ख नहीं है, तरह तरह के इश्यूज पॉलिटिकल पार्टी लेके आते हैं, लेकिन आपको पता होगा जनता के बीच में कम ही इश्यूज हैं जो कि इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड रह पाता है। तो इसीलिए जनता इतनी मूर्ख नहीं है जो इस तरह के इशू यदि 2 महीना पहले खुल जाए और उसी पे सब
पूरे राष्ट्रवाद के नाम पे एक तरफ बाज है, ऐसा कुछ होता नहीं है चुनाव में, ऐसा देखा नहीं गया। आपको लगता है बहुत ज्यादा असर इसका होने वाला? हमको तो नहीं है। संजय जी, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। आपने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा इसमें उम्र कैद जैसी सजा भी हो सकती है, और खासतौर से वो जो 10 लोग हैं जिनके नाम हैं, जिनके खिलाफ सबूत हैं, उनके खिलाफ मामला सख्त बन सकता है। वीडियो फुटेज जिनको लेकर के बहुत सारी बातें हुई और कहा गया कि फेक हैं और इसको बाद में क्रिएट किया गया है, फिर बाद में ये तय हुआ, निकल कर आया कि नहीं ये असली हैं, तो ये कितने मजबूत होते हैं इस तरह के मामलों में सबूत के तौर पर? देखिए, इसी वजह से जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है उन्होंने इन तमाम वीडियो फुटेज को, इन तमाम जो भी व्हाट्सएप मैसेजेस को या फेसबुक मैसेजेस को CFSL के पास भेजा और इस चीज की पूरी जांच कराई गई कि क्या ये जो भी ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं या ये जो मीडिया की जो क्लिपिंग्स हैं या जो सॉफ्ट कॉपीज हैं, क्या ये वैलिड हैं या ये उसी वक्त की हैं, इनमें कोई ओवरलैपिंग है या किसी आवाज किसी और की है और वो दूसरा। तो इस चीज का पूरा अवलोकन हुआ है, पूरी तरीके से उसको खंगाला गया है। दैट इज द रीजन। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये चार्जशीट तैयार हुई तकरीबन सवा वीक पहले या 2 वीक पहले के करीब, इसको प्रोसिक्यूशन एजेंसी को पुलिस ने दिया था कि प्लीज एक बार चेक करिए, और वहां पे एक व्यू पूछा गया था क्यों इसमें 3 साल लगे, आपको अगर याद हो 3 साल क्यों लगे इसमें, पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि इसका रीजन ये है 3 साल होने का कि हमको बहुत सारे, जिसका कि जैसे आपने देखा भी, आपकी कटिंग में आपके न्यूज में दिखा रहे हैं कि बॉक्स भर के आया है तमाम डॉक्यूमेंट्स का, वो सारे के सारे का पहले उन्होंने CFSL के आगे भेजकर उसका अवलोकन कराया कि क्या वो सही है डॉक्यूमेंट्स, और फिर उसके बाद, क्योंकि देखिए पेपर जस्टिस है हमारा सिस्टम, ये नहीं है कि खाली आपने कह दिया, आपको प्रूव भी करना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन को अपना केस मजबूत बनाने के लिए वो सारे अप्रूवल्स लेने पड़े, अप्रूवल इन द सेंस कि वो चेक करना पड़ा कि वो जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं वो वैलिड है कि नहीं, उनसे कहीं छेड़खानी तो नहीं की गई है, कोई मैनिपुलेटेड स्टोरी तो नहीं बनी हुई है, उस सबको चेक किया, खंगाला, उसके बाद ये हुआ। फिर एक एक एक्यूज के ऊपर, क्योंकि इसमें जब इनिशियल स्टेज के अंदर तकरीबन 45 लोगों को उन्होंने एक्यूज की संज्ञा में रखा था, उसमें से 10 लोगों का कॉलम 1 जहां पे कि इनके खिलाफ आप केस करिए, इसके अलावा कॉलम 2 में 36 लोगों को रखा है कि ये लोग भी एक्यूज हैं, इन पे हमको पूरा संशय है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमको 100% ये नहीं बताते हैं, 100% ये नहीं बताते हैं कि ये एक्यूज भी इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, ये एडमिट किया है प्रोसिक्यूशन ने, और तब उसके बाद ये चार्जशीट, इसलिए इतना वक्त लग गया। ये एक रीजन बताया गया था। आपको याद होगा कि उनसे पूछा था कि भाई इतना टाइम क्यों लग गया, तो उन्होंने कहा ये कारण है इसका। तो ठीक है, ये आपने अहम बात बताई, बट टू बिलीव जी। लेकिन अवधेश जी, नजीब जो कि गायब हो जाता है उसको भी 2 साल हो गए, एजेंसियां हमारी अभी भी खाली हाथ हैं, कुछ मामलों में वक्त के साथ में कार्रवाई होती है और होती रहती है, वही फिर बात आती है टाइमिंग की। आज नजीब को लेकर के एजेंसियों ने वो ताकत या तो नहीं लगाई है, या फिर ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी कुछ सियासत है, कैसे देखें? नहीं, अब तो देखिए सियासत, जाहिर है कि भारत की जो राजनीति है उसमें सियासत, आप राजनीति कहीं भी देख सकते हैं। नजीब गायब हुआ, यह अत्यंत ही एक दुखद घटना है और वो नहीं मिला, उसका कुछ अता पता नहीं चला किसी भी स्थिति में, ये दुखद है। और हमारे सुरक्षा एजेंसियों पर और ढूंढने वाली जो तलाश करने वाली एजेंसियां हैं, पुलिस हो, CBI हो, उन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ऐसा क्यों हुआ है, वो इशू तो है। लेकिन वो मुद्दा इससे बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ा हुआ हो, इसको मैं नहीं मानता हूं। मैं तो एजेंसियों के लेकिन हाँ, वो काम करने का तरीका देखिए, इस मामले में जो मेरी समझ में आई है, जो अभी मामला एजेंसियों के काम करने का तरीका तो हम जानते ही हैं। अगर एजेंसियां बहुत अच्छी ही रहती तो हमारे देश में बड़े बड़े मामले, खासकर नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर तो CBI ने एक भी मामला हल ही नहीं किया। कुछ मामले में तो ऐसा लगता था जैसे छापा मार के छू दिया हो और उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया हो, और पूरा अभी तक ऐसे ही चलता रहा, और आपस में डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर लड़ते रहे एक दूसरे के खिलाफ, जो है वो FIR करो, साजिश करो, तो वो सारे प्रश्न उठते हैं। लेकिन
ये इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी भी शिक्षा के केंद्र में, एजुकेशन सेंटर में, वो क्या इस प्रकार के एलिमेंट्स को जो वाकई एंटी नेशनल लगा सकते हैं नारा, उनको आने की इतनी छूट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और 3 साल तक क्या इसको लगना चाहिए? मुझे जो समझ में आई, मुझे वो दिन याद है कि जब मामला काफी चरम पर था, 3-4 महीने बीत गया था, तो प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बुलाया था, वो गए थे और उसके बाद से ही मामला बिल्कुल शांत हो गया था। तो मैं तो कई बार टीवी पर बोला कि भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया हो पुलिस कमिश्नर को कि भाई अगर आपको पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है तो अननेसेसरी काम मत करिए, कुछ और बातें कही हो। लेकिन जो जमानत कन्हैया कुमार को मिली थी, अभी सतीश जी कह रहे थे उसमें राजनीति ढूंढ रहे थे कि 5 महीना पहले होता तो कहा जाता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में लाभ ले रहे हैं, उसके पहले करते तो कर्नाटक चुनाव में लाभ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे तो चुनाव चलते हमारे देश में चुनाव होता रहता है, इसलिए वो तो कभी नहीं कभी जाएगा। ये भी वजह बताने की लेकिन जो दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो जमानत दी थी, अगर दिल्ली उच्च न्यायालय के कमेंट्स को आप टिप्पणी को पढ़ेंगे तो बिल्कुल तीखी और खिलाफ टिप्पणी थी उस समय। और जमानत देते समय भी उसने कहा था कि भाई एक आजाद देश में आपको किस चीज से आजादी चाहिए, और वो टिप्पणी भी हमको न्यायालय की देखनी चाहिए। न्यायालय इस मामले में बिल्कुल सख्त था। मेरा मानना यह है कि अगर यह शायद इतना समय पुलिस नहीं लगाई होती तो मामला काफी आगे बढ़ा होता। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा, आगे जो भी हो, सेडिशन के चार्ज को प्रूफ करना बहुत कठिन होता है। आजादी के बाद हम लोगों ने ऐसे बड़े मामले देखे हैं कि पुलिस जो है सेडिशन का चार्ज लगा देती है 124 एक और सामान्य मामलों पर, लेकिन उसको प्रूफ करना कठिन होता है। इसमें एक है कि 164 में उन्होंने बहुत लोगों का बयान कराया हुआ है ताकि वो पलटे नहीं। उसमें पुलिस का भी बयान है, वहां के स्थानीय लोगों का बयान है, स्टूडेंट्स का बयान है, उसके बाद कर्मचारियों का बयान है, जेएनयू के प्रशासन का बयान है। दूसरा कि कन्हैया कुमार को जेएनयू से निकालने का फैसला भी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया एक सबूत पर, उमर खालिद को कन्हैया कुमार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। तो सब चीजें बताती है कि इनकी गतिविधियों में संदिग्धता तो थी। अब वो सेडिशन चार्ज प्रूफ होगा कि नहीं, राइट करने का चार्ज उसमें प्रूफ होगा कि नहीं, यह कहना इस समय कठिन है। ठीक है अवधेश जी, जिस तरह से प्रोफेसर सतीश के झा साहब, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, जेएनयू को लेकर के तरह तरह की बातें सामने आती रही हैं और इसको भी सियासी निशाना बनाया जाता रहा है कि वहां पर इस तरह के एलिमेंट्स हैं या इस तरह की सोच के स्टूडेंट्स हैं या एक स्टूडेंट का एक विंग है वहां पर पूरा प्रॉपर जो कि इस तरह की बातें करता है। लेकिन इसके बाद कभी ऐसे कोई बहुत बड़ी बात तो हुई नहीं और ना ही कोई बड़ी कार्रवाई भी देखने के लिए मिली। कैसे देखते हैं? देखिए, 2 चीज़ है। अभी अवधेश जी ने कहा जो 5 महीना पहले यदि होता तो निश्चित रूप से मैं एग्री कर रहे हैं, हमेशा चुनाव का माहौल रहता है, लेकिन एक जनरल इलेक्शन का माहौल कुछ अलग होता है, असेंबली इलेक्शन का माहौल कुछ अलग होता है। ये घटना दिल्ली की घटना थी जी, राष्ट्रीय स्तर पर इस पे चर्चा हो रही थी और ये इस इलेक्शन से पहले ये चार्जशीट पुलिस के द्वारा फाइल करना, उन्होंने ठीक ही कहा, जो पुलिस की हालत क्या है सबको पता है, सीबीआई। और अनफॉर्चुनेट है, पहले हम लोग पुलिस के बारे में डिस्कस करते थे, अब जुडिशियरी के बारे में डिस्कशन शुरू हो गया है। तो न्यायालय का वही हाल है, पुलिस की वही हाल है, राजनीति के बारे में तो चर्चा होती ही रहती है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, जो आपने प्रश्न किया जेएनयू के बारे में जी, जेएनयू के बारे में एक चीज हमको हम लोगों को जानना चाहिए। जेएनयू शुरू से एक ऐसा विश्वविद्यालय रहा है जहां पर की तरह तरह के आइडियोलॉजीज, खास करके लेफ्ट ओरिएंटेड आइडियोलॉजीज के डिफरेंट शेड्स वहां पे रहे। अल्ट्रा लेफ्ट भी रहा है, सेंट्रिस्ट भी रहा है। सेंट्रिस्ट लेफ्ट वहां डोमिनेंट था, सीपीएम बहुत सालों तक उसके स्टूडेंट यूनियन के पे कब्जा रहता था। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और देखना होगा, जो कश्मीर का मुद्दा है, जो अफजल गुलू का है या कश्मीर के बारे में जो स्वायत्ता की बात है या जो चीज है, उस पे पॉलिटिकल पार्टीज में एक पॉलिटिकल पार्टी है पीडीएफ, जिसके साथ बीजेपी का गठबंधन था 3 साल तक, पीडीपी। और अफजल गुरु का मुद्दा पीडीपी और इस तरह के जो फोर्सेज हैं कश्मीर में, उसमें हमको लगता है उसी तरह से प्रोमिनेंट है, जैसा हो सकता है इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स उसको उसी प्रोमिनेंटली इसके साथ जुड़े हो। तो ये चीज तो बिल्कुल एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट का मामला हो जाता है। जहां पर आपको सूट कर रहा है वहां पर अफजल गुरु के जो हिमायती हैं उनके साथ आप गवर्नमेंट बना लीजिए, जहां नहीं सूट कर रहा है वहां पे सेडिशन का केस लगा दीजिए। लेकिन जहां तक ये जेएनयू का सवाल है, ये सबको पता है, वहां पे ऐसी स्थिति शुरू से रही है। एक जमाने में इंदिरा गांधी को जब प्रधानमंत्री थी, वहां के स्टूडेंट यूनियन जो लेफ्ट कंट्रोल में था, घुसने नहीं दिया था। आपको पता है 83 में पूरा साइनेडाई हो गया था जेएनयू। तो ये कोई नई घटना नहीं है जेएनयू के। वहां पे डिफरेंट आइडियोलॉजिकल सेट्स रहते हैं। अभी एबीवीपी का अच्छा
ठीक ठाक जमीन पकड़ लिया और इस मामले के बाद पिछले 3 सालों में वो जमीन और ज्यादा वहां पे पुख्ता हुई नेचुरली, क्योंकि अब माहौल बदल रहा है, पुरानी बात नहीं है। लेफ्ट आइडियोलॉजी का वैसे भी जो है पूरे देश भर में एक जो पहले की स्थिति थी आज की स्थिति नहीं है। बंगाल और केरल और त्रिपुरा आपके सामने है, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स जो यूथ है उनपे भी आ रहा है। तो अब उस तरह का जो एक डोमिनेंट फोर्स के रूप में लेफ्ट वहां था वो आज के तारीख में नहीं है। एबीवीपी बहुत बड़ा फोर्स है, कांग्रेस शुरू से रहा है जिस तरह से है उसी तरह से। जी। तो एक तरह से मैं जेएनयू से नहीं हूं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूं, लेकिन जेएनयू के बारे में जो शुरू से देखता रहा हूं उसके आधार पे मैं अपनी राय रख रहा हूं। तो ये कोई नई घटना जेएनयू के दृष्टिकोण से नहीं थी। अफजल गुरु का मामला था, उसके फांसी का सवाल था, आपको पता होगा मीडिया पर भी बहुत सारे लोग एक तरह से इस इशू को उठाते रहे। ठीक है, वो जर्नलिस्ट भी थे, लॉयर ये बहुत बड़ी बात है कि आप भी कह रहे हैं बात कि ये कोई नई घटना नहीं थी, लेकिन अब जेएनयू के लिए कह रहे हैं कि आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस होना, अलग अलग आइडियोलॉजी का उभरना, लेफ्ट हो राइट हो उसमें बहस होना और देश तोड़ने का नारा लगाना, ये बड़ी बात दोनों अंतर। ये पूछने जा रहा था, मेरा सवाल भी सतीश जी, मेरा सवाल भी ये है कि अब चीजें अगर बदली हैं, अगर 2014 के बाद से बदली हैं, तो इस तरह की चीजों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, इस तरह की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भी तो एक मैसेज जा रहा है ना, वो वहां के लिए नई बात नहीं थी, इस तरह की चीजें होती रही होंगी पहले भी, लेकिन अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भी तो एक बड़ी बात है ना। बिल्कुल, बहुत आपके पास जो यूनिटी और जो इंटीग्रिटी का मामला है, जो एक संवैधानिक मुद्दा है, ठीक है, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है निश्चित रूप से, उसके खिलाफ यदि कोई देश में कोई भी राजनीतिक ग्रुप हो या कोई व्यक्ति हो, यदि कोई सक्रिय होता है तो उसके लिए कानून है ना। तो अब कानून के तहत चार्जशीट दायर हुआ है, कानून के तहत। अब कोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए, देखे कोर्ट जो सबूत पुलिस उसके सामने लेके गया है उसके आधार पे जिन लोगों पे ये आरोप है वो सही में दोषी है या नहीं है। खैर वो तो कोर्ट तय करेगा, वो तो कोर्ट तय करेगा। देखिए कई बार कोर्ट जो है ये कह के कि भाई हमको पुख्ता सबूत नहीं मिला, संदेह होते हुए भी हम छोड़ रहे हैं, बहुत सारे फैसले में लिखता है। कोर्ट से किसी का रिहा हो जाना ही उसका निर्दोष होना नहीं है, कानूनी रूप से वो निर्दोष साबित होता है। हमको प्रोफेसर जिलानी का मामला याद है संसद हमले में कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कड़ी टिप्पणी की है, लेकिन कहा है कि हमको इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि हम सजा दे सकें। तो ऐसे भी स्थितियां आती है। मेरा जो इसमें दूसरा पक्ष है, पुलिस ने आज जो चार्जशीट जारी किया है उसके कानूनी पहलू पर हम बहस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक लाइन याद है उस समय का, वो कहीं आया नहीं। मैं जो सभा के अंत में कन्हैया कुमार को यह कहते हुए मैं सुन रहा हूं कि कुछ लोगों ने जो है नारा लगाया है उससे हमारी सहमति नहीं है, ये आवाज आती है उसमें से। तो जाहिर है कि नारा तो वहां लगा था। दूसरी बात, मैं सतीश जी को भी शायद याद दिलाऊं कि कुछ भी हो, अफजल गुरु के फांसी पड़ने के बाद हर वर्ष अफजल गुरु के फांसी पर एक कार्यक्रम जेएनयू में होता ही रहा है। अब जाकर इधर 2016 के बाद नहीं हुआ, 17 और 18 में नहीं हुआ है। तो ये कैसा इंस्टीट्यूशन है कि एक व्यक्ति जिस पर देशद्रोह का आरोप था, संसद हमले का आरोप था, उस चार्ज में जिसको फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी हो, उसकी फांसी की वार्षिकी मनाई जा रही हो। पीडीपी की राजनीति अपनी हो सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी हो, बीजेपी की राजनीति अपनी किसी। ये बहुत बड़ी बात है। वहां क्योंकि कश्मीरी स्टूडेंट है, वहां क्योंकि कश्मीरी स्टूडेंट है और वो लेफ्ट विंग से जुड़े हुए हैं, तो वो भी हम कर लेंगे। ये बहुत खतरनाक बात है। और भारत तेरे टुकड़े होंगे, जिस तरह की बातें कहना वो बेहद खतरनाक है। हालांकि उस पर अब कोर्ट अपना काम करेगा, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि आगे मामला किस तरह से बढ़ता है। और जो बात यहां से निकल कर आ रही है कि वाकई क्या इसको इतना संजीदा माना जाता है कि नहीं, ये भी बहुत खास बात है, देखने वाली बात होगी। बहुत तमाम आप लोगों का शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, इसके कानूनी पहलू बताने के लिए, इसके सियासी पहलू और सामाजिक पहलू पर बात करने के लिए।